शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में इस बार कुछ नए और यूनिक स्टार्टअप कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स को शो में अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करते देखा गया। अमित जैन, जो कि कार देखो के सीईओ और को फाउंडर हैं, उन्होंने इस बार पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल भारत पे के को फाउंडर अश्लील ग्रोवर को रिप्लेस किया। अमित जैन ने अपने कई इंटरव्यूज में स्टार्टअप के सक्सेस मंत्रास और क्वालिटीज को लेकर बात की। पहले बंदा फिर धंधा। इन अ परफेक्ट पिच आई लुक फॉर अ परफेक्ट फाउंडर हु इज हंग्री, हु इज अ फाइटर, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट मेनी फाउंडर्स। तो चलिए अमित जैन के शार्क टैंक पिच में 8 सबसे इम्पोर्टेंट चीजों पर नजर डालते हैं। पहला है वैल्यू सिस्टम। तो वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इंटीग्रिटी, हार्डवर्क, इस तरह की जो ट्रेड्स होते हैं मेरे को, तो पहले बंदा अच्छा है फिर धंधा अच्छा है, ऐसे इवैल्यूएट करता हूँ। जैसा कि अमित जैन कहते हैं, पहले बंदा फिर धंधा। फाउंडर ही सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है। एक फाउंडर में ग्रोथ के लिए पैशन और हंगर होनी चाहिए। उनका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। You look at the founder first, you know, and the value system of the founder. You see, is he hungry? Is he hardworking? Integrity, fighter है कि नहीं? उनके वैल्यू सिस्टम अपने स्टार्टअप को अफेक्ट करते हैं। वैल्यू सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के तरीके को अफेक्ट कर सकती है, जिसका ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ पर काफी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है स्पार्क। उसका स्पार्क क्या है कि वो कहाँ पर उसका सुपर पावर है, जहाँ पर वो बहुत अच्छा करता है। हर एंटरप्रेन्योर में एक सुपर पावर होती है, या फिर यूँ कहें कि कोई ऐसी चीज जिसमें पिजन सबसे अच्छा होता है। Which means, you know, what he's good at. Some people are good at Insta marketing, some people are good at digital, some people are tech, some people are distribution. अगर वो किसी स्पेसिफिक टास्क में एक्सपर्ट है, तो इससे ये साबित होता है कि सबसे पहले तो वो अपने काम में एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव होगा, और दूसरा, उसके काम में गलतियां के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अमित जैन यही देखते हैं, कैसे ये एक बिजनेस में कन्वर्ट होगा और कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। तीसरा है एग्जीक्यूशन स्किल्स। And then on the other side, you start to evaluate the business. You know, how is he doing, executing right now? I'd love to see people who execute on ground, are connected to the consumers. अच्छे आइडियाज बहुत रेयर होते हैं, बट विदाउट एग्जीक्यूशन प्लान, उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के बिना और मॉनिटरिंग के बिना कोई भी आइडिया, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बन सकता। बिजनेस एनवायरनमेंट में तुरंत एडजस्ट करना और जब भी जरूरत हो आइडिया को इम्प्रोवाइज करना, ये सब कुछ क्वालिटीज हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को किसी आइडिया को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी होती हैं। What I believe is it's not years of experience that matters. What matters most is experiences per year. किसी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉपर प्लानिंग एंड रिगरस एफर्ट्स की जरूरत होती है। छोटे छोटे कैलकुलेटेड स्टेप्स लेकर ये राइट टाइम पर राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सकता है। चौथा है यूनिट इकोनॉमिक्स। कहाँ पर उसका सुपर पावर है, जहाँ पर वो बहुत अच्छा करता है, फिर आप उसको समझने के बाद देखते हो कि ये धंधे में कैसे ट्रांसलेट करती है सारी चीजें जो उसने बनाया है। उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स पे जाते हो, फिर उसके एरियाज देखते हो सारे। यूनिट इकोनॉमिक्स एक स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल के रेवेन्यूज और किसी इंडिविजुअल यूनिट की कॉस्ट रिलेशन को बताता है। एक यूनिट किसी बेसिक और क्वांटिफाइबल आइटम को मेंशन करता है, जो कि किसी बिजनेस के लिए वैल्यू क्रिएट करती है। इस तरह यूनिट इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि एक आइटम या एक यूनिट बिजनेस के लिए कितना वैल्यू जनरेट करता है। एक एयरलाइन के लिए एक यूनिट एक सिंगल सीट हो सकती है, जबकि उबर जैसे एक राइड शेयर ऐप के लिए एक यूनिट उनकी व्हीकल की एक राइड होगी। इन यूनिट्स का एनालिसिस करने से ये पता चलता है कि एक यूनिट ने कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। यूनिट इकोनॉमिक्स प्रॉफिट्स के प्रेडिक्शन करने में हेल्प करता है। ये आपके प्रोडक्ट्स को ऑप्टिमाइज करने में भी हेल्प कर सकता है। इसके साथ ही यूनिट इकोनॉमिक्स मार्केट सस्टेनेबिलिटी को ट्रैक करने में हेल्प कर सकता है। पांचवा है कस्टमर ओरिएंटेशन। कितना कस्टमर से बात करके फीडबैक लिया है, कितना कस्टमर से कनेक्टेड है फाउंडर, और किस तरीके की डेप्थ या डिटेलिंग में प्रोडक्ट बनाया है। कस्टमर ओरिएंटेशन एक ऐसा बिजनेस अप्रोच है जो कस्टमर की नीड्स को बिजनेस नीड्स से ऊपर रखता है। कस्टमर ओरिएंटेड कंपनीज बहुत अच्छे से समझती हैं कि जब तक ये कस्टमर फोकस में लगातार इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, तब तक बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। ये एक सोचने का तरीका है जो आपके बिजनेस गोल को कस्टमर्स के गोल के साथ अलाइन करता है। इसका सबसे बड़ा और अच्छा एग्जाम्पल है Amazon का कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। छठा है फ्रुगैलिटी और लीन। Lean is about, you know, with the same money getting the best outcome out, best quality out. I'm not saying compromise on quality. जैसा कि आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि जेफ बेजोस ने फ्रुगैलिटी को Amazon के 9th प्रिंसिपल के रूप में यूज किया। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है।
जो कि Amazon को अदर प्लेयर्स के मुकाबले कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हेल्प करता है। फ्रुगैलिटी एंटरप्रेन्योर्स को रिसोर्सफुल, सेल्फ सफिशिएंट और इनोवेटिव बनाती है। एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ कई सालों में ट्रायल एंड एरर, एक्सपेरिमेंटेशन और कैलकुलेटेड रिस्क पर बेस्ड होगी और फ्रूगल एटीट्यूड की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप्स को काफी एडवांटेज मिलेगा। सातवां है बिल्ड प्रॉफिटेबल बिजनेसेस। उसके बाद आता है धंधे का वैल्यूएशन कि जो बिजनेस है क्या वो बहुत बड़ा बन सकता है, कितना बड़ा विजन है, कितने लोगों की नीड है, क्या प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई करिए रियल प्रॉब्लम है और उसकी बहुत सारे टेकर्स हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सरप्राइज होते हैं कि उनके स्टार्टअप्स कब प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे। हालांकि इसका तो कोई सेट पैटर्न नहीं है जो कि हर बिजनेस पर एप्लीकेबल हो। हाँ, कुछ कैलकुलेशंस हैं जिन्हें आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। नए धंधों को पैसा लूज करना अलाउड है, बट उसकी भी एक लिमिट है कि ये यूनिट इकोनॉमिक्स की रेंज, अगर ये नहीं आ रही तो फिर पुल बैक। प्रॉफिटेबिलिटी का पता होने से बिजनेसेस को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जो कि बिजनेस ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स बिजनेस ओनर के फ्यूचर प्रॉफिट्स और उसके फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जानने से पहले अपने पैसे को स्टार्टअप्स में डालने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं। आठवां है मूव इंडिया फॉरवर्ड। कई जगह मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय इन्वेस्टिंग इनटू देम आई एम ट्राइंग टू बेसिकली मेक श्योर दैट द होल इंडिया लर्न्स दैट दिस इज ग्रेट। कम पॉपुलैरिटी वाले स्टार्टअप एक सोशल स्टार्टअप होते हैं। सोशल स्टार्टअप्स या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनका मेन पर्पस किसी सोशल मिशन या गोल को फुलफिल करना होता है। क्योंकि ये सोशल स्टार्टअप हैं तो बहुत से लोग इन्हें एनजीओ के साथ कंपेयर करते हैं और उन्हें लगता है कि इनका एम पैसा कमाना नहीं है, जबकि ये हमेशा सच नहीं होता। सोशल स्टार्टअप अपने बेनिफिशियरीज की लाइफ को बेटर बनाने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके, और इसके लिए ये कंट्री की एग्जिस्टिंग सोसाइटल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वाइबल, सस्टेनेबल और इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। कुछ सोशल स्टार्टअप अलग अलग सेक्टर्स जैसे एग्री बिजनेस, हेल्थ टेक, क्लीन एनर्जी वगैरह में काम करते हैं। मैं चाहता था कि इनको देख के करोड़ों लोग इंस्पायर हों और ये स्टार्ट करें। मेरे को लगता है भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हर घर में एंटरप्रेन्योर बनेगा। अमित जैन सभी एंटरप्रेन्योर्स को कहते हैं कि हर फाउंडर को अपने डेस्टिनी पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई गाइड या हैंडबुक नहीं है। अमित जैन का ये मानना है कि प्रेजेंटेशन देते टाइम कुछ एलिमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें फाउंडर का वैल्यू सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जैन के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल स्टार्टअप वही है जहां हर एंटरप्रेन्योर अपने ऑर्गेनिक बिजनेस को जनरेट करने के लिए पैशनेट हो, हर दिन कुछ नया सीखे और हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हो।